हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले वैसे इनसाइट की जो जनवरी मंथ की हमारी क्विज सेशन चल रही थी वही स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं सोची कि चलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोटेशन मुझे मिला है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि रिलैक्स, इट मीन्स कि आप लोग को हर एक सिचुएशन में थोड़ा रिलैक्स रहने का कोशिश कीजिए। डोंट रश, कहीं भागिए मत। डोंट फोर्स, किसी चीज़ पे फोर्स मत कीजिए। और डोंट स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस भी मत लीजिए। लेट थिंग्स हैपन, ट्राई द प्रोसेस एंड ट्राई टू इन्जॉय द राइड। मीन्स जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए और अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। और साथ ही साथ जो भी आप जिस तरीके की जर्नी आप चल रहे हो बस उसको इन्जॉय कीजिए। जस्ट ये आप लोग के अभी के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहा है, क्योंकि अभी आप लोग की जो प्रीलिम्स है वो एकदम से आप लोग के पास है। और आप लोग को इस केस में जो है ना ही रश करना है, ना ही किताबों के पीछे भागना, मटेरियल के पीछे भागना है, ना ही खुद को फोर्स करना है कि आप लोग ओवर टाइम पढ़ाई कीजिए। इवन आप लोग जो है ना एकदम से फिक्स रूटीन कर लीजिए 8 to 10 आवर्स से ज़्यादा, या फिर आप लोग 8 आवर्स ही पढ़िए ना, एक दिन में बहुत मैक्सिमम हो जाता है। अभी वैसे अगर लॉकडाउन के टाइम पे अगर आप लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो 10 आवर्स आप लोग निकाल सकते हो। डोंट फोर्स योर सेल्फ कि आप लोग ओवर टाइम यहाँ पे स्टडी करो और नींद ना लो, खाओ पियो नहीं, ये सब काम नहीं करना है। डोंट स्ट्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेस मत लीजिए, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। स्ट्रेस लेने से किसी का भी भला नहीं हुआ है आज तक और ना आगे होने वाला है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। जो भी आप लोग आज तक पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, या फिर कुछ भी पढ़ना है डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ये सारी काम कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए और जो हो रहा है ना उसको होने दीजिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। जिस दिन आप अपनी जर्नी को एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको ये जो आपकी प्रिपरेशन वाला जो मोड है ना, ये कभी भी आपको भारी नहीं लगेगी। आप इंजॉय करोगे और टाइम कैसे निकलते जाएगा और आपकी चीज़ें कैसे कंप्लीट होती जाएगी ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, जहन में आप लोग एकदम से इसको संभाल लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही जा रही है। अब चलिए मॉर्निंग के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा रहा आज का दिन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी 2020 की और न्यू टॉपिक के साथ चलेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चंस देखेंगे। 10 क्वेश्चंस दोनों देखने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस में से आप लोगों को कितनी मार्क्स आती है आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईआर की देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपकी, और यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है कि जो रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे इंडियन ओशन डायलॉग को होस्ट करी थी और दिल्ली डायलॉग 11 को भी होस्ट की थी। सेकंड है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन ओशन डायलॉग और जो दिल्ली डायलॉग 11 है ये आपका कंसिक्वेंटली हुआ है और एक ओपन ऑन सिमिलर, जैसे कि इंडो पैसिफिक थीम के जैसा, इंडो पैसिफिक थीम जैसे होती है उसी के जैसा यहाँ पे जो है इंडियन ओशन डायलॉग और दिल्ली डायलॉग जो 11 है वो दोनों इस बार जो है इसी के जैसा कंसिक्वेंटली हुई है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नन। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये जो हमारी इंडियन ओशन डायलॉग और जो दिल्ली डायलॉग 11 है ये किसके द्वारा होस्ट किया गया है, तो फिर आप लोग यहाँ पे अटक सकते हो। कोई भी यहाँ पे आपकी गेसिंग नहीं काम करने वाली है, आप लोग को यहाँ पे फैक्ट्स पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस पूरे फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो गई। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है जिन्होंने यहाँ पे 6th है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि किस नंबर की है। 6 यहाँ पे इंडियन ओशन डायलॉग है और दिल्ली डायलॉग 11 है, जो कि प्रवासी भारतीय केंद्र वो भी न्यू दिल्ली में हुई थी। इस बार की जो थीम है इंडियन ओशन डायलॉग की वो है इंडो पैसिफिक री इमेजिंग द इंडियन ओशंस थ्रू एन एक्सपेंडेड जियोग्राफी। तो ये भी याद रखना है। दिल्ली डायलॉग की भी अगर थीम आप लोग देखना चाहते हो तो ये है एडवांसिंग पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे आप लोग को जो है आर्कटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताने की कौन सी करेक्ट है। आर्कटिक काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल से फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। आर्कटिक काउंसिल जो है एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि यहाँ पे कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटरैक्शन जितने भी आर्कटिक स्टेट्स हैं उनके बीच में प्रमोट करती है। साथ ही साथ कोई भी इश्यूज जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर है या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस को लेकर है आर्कटिक वाले रीजन में, तो उसको यहाँ पे देखा जाता है। सेकंड है कि जेनेवा डिक्लेरेशंस है जो कि यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल के जितने भी मेंबर है उसको लिस्ट की गई है। थर्ड है कि जो भी डिसीजंस है आर्कटिक काउंसिल का वो यहाँ पे कंसेंसस के द्वारा लिया जाता है, जितने भी आर्कटिक काउंसिल्स के स्टेट्स के मेंबर है उनके द्वारा यहाँ पे डिसीजंस ली जाती है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल सिंपल सा है, आर्कटिक काउंसिल की डेफिनेशन ही दी गई है। कहने का मतलब है कि आर्कटिक काउंसिल है क्या इसके बारे में बताया गया है। तो बहुत ही अच्छी ये आपकी स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो जहाँ पे भी फर्स्ट नहीं है। थर्ड की बात करूँ तो ये ऑब्वियस है कि आर्कटिक काउंसिल की जो डिसीजंस है वो इसी के जितने भी स्टेट मेंबर होंगे उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। तो थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है। अब बच जाती है आपकी सी और डी ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं पता है कि ये जेनेवा डिक्लेरेशन है तो फिर आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग दो स्टेटमेंट तक पहुँच चुके हो, यानी कि दो आप लोग
ऑप्शन तक पहुंच चुके हो तो यहाँ तो आप लोग को जो है इस ऑप्शंस को यहाँ पे आप लोग को टिक मार्क करके ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि ऑप्शन हमारे सी है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ये आपकी जेनेवा नहीं है, ये ओटावा डिक्लेरेशन है, जो कि यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल के जितने भी मेंबर है उसका यहाँ पे लिस्ट है। अब कौन कौन से मेंबर है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे है कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट। इसमें आप देख सकते हो आर्कटिक काउंसिल के सारे मेंबर्स का। तो ये है आपकी आर्कटिक सर्किल है, देख लीजिए, एक सेकेंड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे रशिया, ओके, यहाँ पे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये है आइसलैंड, डेनमार्क, उसके बाद कनाडा, ओके। तो ये वाली पूरी कंट्री है। तो आप लोग यहाँ पे मैप देखते रहोगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। ये आपके नॉर्थ पोल हो गई, ये आर्कटिक वाली रीजन हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट यही है। ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है आर्कटिक काउंसिल में, जो कि यहाँ पे नॉन आर्कटिक जो स्टेट है उनको भी ओपन है कि वो यहाँ पे आ सकते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस बन के, ओके। तो इस बार आप लोग को ध्यान रखना है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है चाबार पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि जो चाबार पोर्ट है ये साउथ ईस्टर्न ईरान में आपका लोकेटेड है, वो भी यहाँ पे गल्फ ऑफ बब एल मंदेब के पास। सेकंड है कि चाबार पोर्ट जो है ये ऑपरेशन में कब से आई है, 2018 में। थर्ड है कि ये ईरान की ओनली ओशनिक पोर्ट है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, या फिर थर्ड ओनली। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि साउथ ईस्टर्न जो है आपका ईरान में है। तो आइए मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है ईरान, वन सेकेंड, ये है ईरान, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ इनकी लोकेशन है, ये जो आपके चाबार पोर्ट है इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, तो लोकेशन यहाँ पे है। और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ना कि यहाँ पे बब एल मंदेब है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो हमारी ए और बी ऑप्शन यहाँ पे कट गई। अब इन दोनों में से थर्ड तो यहाँ पे करेक्ट है, ये पता चल गया। सेकंड पे यहाँ पे हम लोग को देखना है, चाबार पोर्ट की जो ऑपरेशन यहाँ पे कमेंस्ड की गई थी वो 2018 में है, करेक्ट है कि नॉन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी। इट मीन्स कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। चाबार पोर्ट जो है ये आप देखोगे कि साउथ ईस्टर्न ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान में है, और ये ईरान की ओनली ओशनिक पोर्ट है जिसमें कि दो सेपरेट पोर्ट है। एक नाम क्या है, तो शाहिद, यहाँ पे आप देखोगे कि कलंतारी है, और दूसरी है शाहिद बेहस्ती। तो जो ईरान से डिप्लोमेट है, इंडिया से है, अफगानिस्तान में है, वो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिए हैं चाबार पोर्ट में, जो कि साउथ ईस्टर्न ईरान में है, और ये 1 साल से है जो कि यहाँ पे इनाग्रेशन किया गया है। चाबार पोर्ट आप देखोगे कि ये जो है आपका ऑलमोस्ट 1 साल हो चुकी है, दिसंबर 2018 से। तो तब से आप लोग देखोगे कि 4500 कंटेनर जो है वो इंडिया से लेकर जो है चाबार के थ्रू जो है ये आपका मूव हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 500,000 टन्स ऑफ कार्गो जो है ना वो ट्रांसिस्ट हो चुकी है जब से ये पोर्ट को इनाग्रेट किया गया। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब आते फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे है यूरोपियन ग्रीन डील से रिलेटेड, करेक्ट आपको बतानी है। फर्स्ट है कि यूरोपियन ग्रीन डील जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, जो कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को जो है ना एक ट्रांजेक्ट्री के जैसा इसको रखिए कि यहाँ पे नो नेट इमिशंस होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, वो भी 2015 में। यूरोपियन यहाँ पे यूनियन की बात करें जिसमें कि 28 मेंबर कंट्रीज़ है, वो एक साथ यहाँ पे लार्जेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो भी वर्ल्ड में। थर्ड है कि जो यूरोपियन यूनियन है ये आपका फर्स्ट मेजर इमीटर है, जो कि अग्री करी है कि 2050 तक जो है क्लाइमेट को न्यूट्रलिटी टारगेट तक लेकर आएगी। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग सेकंड स्टेटमेंट में लगा सकते हो, देख सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन में जो आपके 28 मेंबर कंट्री है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैसेज का। क्या कभी भी आप ऐसा कहीं भी पढ़े हो? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल से इनकरेक्ट है, तो आप ऑप्शन ए और बी को तो एलिमिनेट कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे आप लोग जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल से करेक्ट है, क्योंकि ये जो यहाँ पे यूरोपियन ग्रीन डील है इसके बारे में बात किया जा रहा है कि 2050 तक जो है कोई भी इमिशन नहीं होगा ग्रीन हाउस गैसेज का, ये इस तरीके का डील किया गया। लेकिन यहाँ पे फिर थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अभी आप लोग को पता होना चाहिए, तो ये बिल्कुल से इनकरेक्ट है। तो सॉरी ये आपका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारी करेक्ट स्टेटमेंट जो है डी हो गई। इट मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यूरोपियन कमीशन जो है वो इसको पब्लिश करी है यूरोपियन ग्रीन डील, जो कि आपका 11 दिसंबर 2019 में हुआ था। इस डील का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि यहाँ पे जो आपका ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है वो 2050 तक एकदम न्यूट्रल करना है, और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी यहाँ पे करनी है। यानी कि इस तरीके का जो आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, बहुत उससे ज़्यादा एक क्लाइमेट बैड इम्पैक्ट
इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी है। यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर कंट्रीज़ है, जो कि टुगेदर जो है ना वो थर्ड लार्जेस्ट इमीटर है, फर्स्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग चाइना और यूएस देख सकते हो, इनसे आगे कौन बढ़ेगा ये इस तरीके के हरकत में। तो चाइना और यूएस है, उसके बाद आपकी यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो फर्स्ट मेजर इमीटर है जो कि अग्री करी है कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी टारगेट तक अचीव करेगी, वो भी 2050 तक। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आपका है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन से रिलेटेड। यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट को फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है कि इसका एम है कि आइडेंटिफाई करना है और वर्ल्ड नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, जो भी यहाँ पे आउट स्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की है। सेकंड है कि यहाँ पे कन्वेंशन को साइन करते हुए हर एक कंट्री को यहाँ पे प्लेस करना होगा कि वो कंजर्व करेंगे सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही नहीं जो कि उनकी टेरिटरी में है, बट वो प्रोटेक्ट भी करेंगे नेशनल हेरिटेज को। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि करेक्ट कौन सी, इनकरेक्ट कौन सी है, मीन्स यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ और नन। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारा आंसर डी हो गया। अगर यहाँ पे करेक्ट पूछा जाता तो आंसर सी हो जाता, लेकिन अभी आंसर डी है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल से करेक्ट है। इस कन्वेंशन में दोनों के बारे में बात किया गया, नेचुरल और कल्चरल साइट्स के बारे में। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन, जो कि है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के बारे में। करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करती है सॉलिडेरिटी को एज अ वन ऑफ द फंडामेंटल और यूनिवर्सल वैल्यू, जो कि यहाँ पे आपका कुछ रिलेशन को अंडरलाइन करती है, और यहाँ पे करना भी चाहिए लोगों से, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड में है और वो भी 21st सेंचुरी में। सेकेंड है कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के ऊपर बेस्ड है। थर्ड है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे है इसका एम है कि यूनिटी को, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तीनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारी करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो गई। सॉलिडेरिटी, यानी कि आप लोग को याद रखना है कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो भी 22 दिसंबर को। और इस तरीके से डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करने का यही है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को हम लोग यूनिटी जैसा सेलिब्रेट करते हैं कि इतने डाइवर्स होने के बावजूद भी हम लोग सब एक है। नेक्स्ट यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है, जो कि है न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी को लेकर आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि ऑर्गेनाइज की गई है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स के अंदर में। सेकंड है कि यहाँ पे असिस्ट की जाती है जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है कि वो मेंटेन करेगी और फर्दर यहाँ पे सेफ, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और इकोनॉमिकली यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को वो यहाँ पे डेवलप करेगी, वो भी फर्दर पीसफुल पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेटमेंट की तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गई। न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी जो है एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि फैसिलिटेट करती है कि सारे कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेट किया जाएगा और एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो कि न्यूक्लियर सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड लॉ को यहाँ पे एक्सीलेंस लेकर आएगी। तो ये बातें है। इसकी हेडक्वार्टर की बात करूँ तो पेरिस और फ्रांस में है, और इसकी स्ट्रैटेजिक प्लान भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब आते हैं 8 क्वेश्चन नंबर, जो कि है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से रिलेटेड। करेक्ट आपको बतानी है। यूपीयू के बारे में बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। सेकंड है कि यूपीयू जो है वो कुछ रूल्स फ्रेम करती है इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज करने के लिए, जैसे कि आपका जो मेल वगैरह होता है उसको एक्सचेंज करने के लिए। फिक्स रेट है इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस के लिए। इसके रूल के अंदर देखें तो जब यहाँ पे कंट्री डिसाइड करती है कि पोस्टल एक्सचेंज को सस्पेंड करेगी विद द कंट्री, तो ये जो है ना सस्पेंड कर सकती है वॉलेंट्री को, बिना किसी पोस्टल ऑपरेटर को, यानी कि दूसरे कंट्री के पोस्टल ऑपरेटर को नोटिफाई किए हुए। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी है। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट है। अब फाइंड आउट करनी है कि इनकरेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे मेल एक्सचेंज करने के लिए है और इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस को जो है उसकी फिक्स रेट है इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स कि हमारी करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो गई। करेक्ट ऑप्शन डी है। अब ये यूपीयू है क्या, इसके बारे में देख लीजिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1874 में और इसके हेडक्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड के बर्न में है। यहाँ पे 4 बॉडीज़ है, कांग्रेस है, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल है, इंटरनेशनल ब्यूरो है। यूपीयू की बात करें तो कुछ यहाँ पे रूल्स फ्रेम किया जाता है कि किस तरीके से मेल को एक्सचेंज करना है। फिक्स्ड रेट है अगर आप लोग इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे जो रूल्स के अंदर बात की गई थी कि एक कंट्री डिसाइड कर सकती है कि वो जो है एक्सचेंज करती है दूसरे कंट्री के साथ, तो उसको वो सस्पेंड कर सकती है। वो मेल को एक्सचेंज नहीं कर सकती, वो इसको सस्पेंड कर सकती और ये नोटिफाई किया जाएगा दूसरे कंट्री को। तो नोटिफाई किया जाएगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपके साथ मेल एक्सचेंज करती हूँ और मेल आईडी मैं आपको दी हूँ, आप मुझे मेल करते हो, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर मुझे आप लोग को रिप्लाई नहीं करना है और तो मैं
मैं आपको जो है नहीं एक्सचेंज करना चाहती हूँ, तो मैं आप लोग को नोटिफाई कर दूँगी कि अब आप लोग मेल मत कीजिए, मैं आप लोग के साथ मेल एक्सचेंज नहीं करना चाहती हूँ, है कि नहीं। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग नोटिफाई नहीं करोगे और जो है आप लोग बिना नोटिफाई किए हुए, ये यूनिवर्सल लेवल पे ये सारा काम नहीं होता है। तो ये कॉमन सेंस से भी आप लोग जो है इस तरीके के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अब आते हैं 9th क्वेश्चन नंबर में, वन हेल्थ कंसेप्ट। ये समटाइम्स न्यूज़ में देखने को मिला है, तो इसके मतलब क्या है। फर्स्ट है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ है कि किस तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना है। सेकंड ये है कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी सारे इंडिविजुअल को। थर्ड है कि इंटरकनेक्टिविटी है ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट के बीच में। फोर्थ है कि यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ को जो है एनिमल हेल्थ के ऊपर प्रायोरिटाइज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। अब ऐसा थोड़ी है, कहाँ लिखा है कि ह्यूमन हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है एनिमल हेल्थ से, तो ये बिल्कुल से वेग स्टेटमेंट है, इसको आप लोग कट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है सारे इंडिविजुअल को, ये कैसे हो पाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग देखते हो कि पर्टिकुलर को, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस तो सबको सबके लिए ओपन है, लेकिन ये वन हेल्थ कंसेप्ट का ये आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरीके का अभी आप लोग सुने नहीं हो, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बात बच जाती है, आप लोग अटकोगे ए और सी में कि स्ट्रैटेजीज हो सकती है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर कोई इंटरकनेक्टिविटी होगा ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट को लेकर। तो सबसे फिजिबल जो लग रहा है वो सी लग रहा है, और यही इसकी करेक्ट ऑप्शन भी है। वो यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, जिसको कॉमनली हम लोग OIE कह रहे हैं, वो यहाँ पे वन हेल्थ कंसेप्ट को लेकर आई है, जिसमें कि वन हेल्थ होगा, चाहे वो हेल्थ हमारी ह्यूमन बींग की हो, एनिमल की हो या फिर इन्वायरमेंट की हो, उसको एक किया जाएगा और इस पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे काला पानी बॉर्डर इशू काफ़ी न्यूज़ में था, और मुझे तो लगता है कि इस तरीके की IR की क्वेश्चंस बनेगी, तो आप लोग को भी पता ही होगा कि किन दो कंट्रीज़ के बीच में है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, भूटान नेपाल, भूटान बांग्लादेश या फिर इंडिया नेपाल। ऑब्वियस है कि ये थी इंडिया और नेपाल के बीच में, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो गाइज हमारी 10 क्वेश्चंस जो है आज के लिए कंप्लीट हो गई है। डेली 10 क्वेश्चंस ही हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोग लिटिल ड्रॉप्स मेक्स एन ओशन वाले जो यहाँ पे आपकी कोड्स होती है उसको फॉलो करते हुए चलिए। बाकी आप लोग तो अपने तरफ से भी पूरा एफर्ट्स लगा रहे होंगे, क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो आप लोग के लिए अलग ही फ़ायदा होगा, है कि नहीं। तो चलिए आप लोग बताइए मुझे कि आप लोगों को 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, और अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो बस लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग जो है शेयर कर सकते हो, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरी न्यू लेसन्स की जो है अपडेशन नहीं मिलेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।